नमस्कार दोस्तों। इग्नू के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स बीपीएई 102 के इकाई 2 ब्रिटिश शासन 1757 से 1858। प्रशासन की प्रकृति का ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य विशेषताएं। 31 दिसंबर 1600 को स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी व्यावसायिक एकाधिकार वाली व्यापारिक कंपनी थी जिसे ब्रिटिश सम्राट ने पूर्वी भागों में व्यापार करने का अधिकार दिया था। व्यापारिक केंद्र जिसमें बहुत से गुमास्ते हों उसे व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहा जाता था। भू-व्यवस्था व्यापारिक कोठियों की संख्या एजेंट के अधीन थी। व्यावसायिक मामलों में किसी दूसरे का प्रतिनिधि के रूप में व्यवसाय चलाने वाले गुमास्ते को आड़तिया कहते हैं। कर्मचारियों का श्रेणी विभाजन शिक्षु, मुंशी, आड़तिया जो कि ठेकेदार थे और तिजारतिया के रूप में किया गया था। कंपनी शासन के आरंभ के दिनों में कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में भेजे जाते थे। कर्मचारियों को नौकरी के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। वे इस कठिन मेहनत और परीक्षण प्रणाली से सीखते थे। वे नियमों, रूढ़ियों और स्थानीय भाषाओं से अनभिज्ञ थे। बहुत कम तनख्वाह मिलने के कारण घूसखोरी के लिए बदनाम थे। कंपनी के शासन का स्वरूप वाणिज्यिक था। मूल रूप से वह परिषद की सरकार थी। परिषद के पास कार्यकारी और विधायी दोनों शक्तियां थीं और गवर्नर या गवर्नर जनरल का निर्णायक मत होता था। यह मंडलों, बोर्डों की सरकारें थीं। व्यापार मंडल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण मंडल था सैनिक मंडल। लेकिन राजस्व मंडल के कार्य का एक लंबा इतिहास व विशिष्ट रिकॉर्ड था। इसके बाद रेलवे मंडल भी बन गया। बोर्ड द्वारा सलाह, विचार विमर्श और बहस के बाद विधायी और न्यायिक कार्यकलाप संभव हो सके। नीति और सिद्धांत, आचरण व व्यवहार और कार्य संबंधी सभी प्रश्नों का फैसला मंडल द्वारा ही किया जाता था। सन 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इस अधिनियम या एक्ट के विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता इसलिए है कि भारत में कंपनी के कारोबार को नियंत्रित करने की ब्रिटिश सरकार की यह पहली कार्यवाही थी। ब्रिटिश सम्राट ने एक अधिकार पत्र चार्टर द्वारा कंपनी को केवल व्यापारिक अधिकार दिए थे। जब उसने भारत में भूभागों पर अपना कब्जा कर लिया व धीरे धीरे समय को एक नियंत्रण संस्था में परिवर्तित कर लिया तो पार्लियामेंट इस परिवर्तन को न स्वीकार कर पाई और न ही उसे नियमित कर पाई। इसके अलावा ऐसा भी समझा जाता रहा कि जिस भूभाग पर कंपनी ने कब्जा किया था वह उनके सम्राट की ओर से व सम्राट के नाम पर किया था। इसलिए उन राज्यों का शासन भी सम्राट द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए था। कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से 14 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। इससे पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के अधिकारों पर नियंत्रण करने का अवसर मिल गया, जिसका वे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। कर्जा इस शर्त पर दिया गया कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्देशन में होगा। इस तरह सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। ब्रिटेन में रेगुलेटिंग अधिनियम या एक्ट द्वारा लागू किए गए परिवर्तन। कंपनी के संचालक मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का पुनर्गठन किया गया। संचालन मंडल का सदस्य बनने के लिए पहले 500 पाउंड या उससे अधिक की पूंजी जरूरी थी। रेगुलेटिंग एक्ट ने इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 1000 पाउंड कर दिया। इससे संचालक मंडल को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने व एक सुसंगठित और बेहतर संस्था बनाने में सहायता मिली। निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी परिवर्तन किए गए। अब यह 24 सदस्यों का एक बोर्ड था जिसे संचालक मंडल के सदस्य हर 4 वर्ष में चुनते थे। सभी निदेशकों को हर साल चुनाव की अपेक्षा अब 6 निदेशक ही 1 साल में सेवानिवृत्त होते थे। इससे मंडल कुछ अधिक समय तक बना रहा। उसके कार्य को अधिक सुचारू और व्यवस्थित ढंग से करने में सुविधा हो गई।
भारत में रेगुलेटिंग अधिनियम या एक्ट द्वारा लागू किए गए परिवर्तन। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के दूसरे प्रांतों के गवर्नर उसके अधीन हो गए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद काउंसिल होती थी, जिसके चार चार सदस्य इंग्लैंड में भेजे जाते थे। इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का एक निर्णायक मत होता था। भारत में ब्रिटिश भूभागों का नियंत्रण बंगाल से किया जाता था, पर दूसरी ओर बंगाल पर इंग्लैंड द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट के कोलकाता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, लॉर्ड चीफ जस्टिस और 3 न्यायाधीश होते थे। यह न्याय का सर्वोच्च न्यायालय था, जो ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। इसे दीवानी, फौजदारी, नौसेना और गिरजा संबंधी न्याय व्यवस्था का अधिकार था। इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन कंपनी के कर्मचारी और ब्रिटिश प्रजा आती थी। रेगुलेटिंग अधिनियम के प्रभाव इंग्लैंड में कंपनी के गठन में परिवर्तन आने पर इसे मुख्यालय में एक प्रभावशाली व्यवस्थापक संस्था बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकृत शासन का आरंभ हुआ, जिससे बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में समान या समरूपी नीति अपनाई गई, जिससे फिजूल खर्ची कम हो गए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना से ब्रिटिश प्रजा को बेहतर न्याय की सुविधा प्राप्त हुई। रेगुलेटिंग एक्ट से नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था आरंभ हुई। इससे गवर्नर जनरल के अधीन हुए और गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के अधीन किया गया। सर्वोच्च परिषद गवर्नर जनरल इन काउंसिल पर उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियां। इस अधिनियम से यह आशा की गई थी कि यह बेहतर न्याय प्रदान करने और नियंत्रण व संतुलन प्रणाली लाने के लिए प्रशासन को नियंत्रित और केंद्रीकृत करेगा, लेकिन व्यवहार में इसमें गंभीर कमियां पाई गईं, जैसे 1. 1773 के अधिनियम में सर्वोच्च परिषद और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता एक कमी थी। इसने गवर्नर जनरल और परिषद की दीवानी प्रांतों का संपूर्ण सिविल और सैनिक प्रशासन सौंप दिया था, लेकिन कंपनी के केवल स्थानीय कर्मचारियों के साथ कंपनी के ब्रिटिश कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमों की जानकारी का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया। यह उन सभी लोगों को सजा दे सकता था जो सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में राजस्व वसूली में अत्याचार करते थे, लेकिन अधिनियम ने विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया कि परिषद और न्यायालय के मतभेद की स्थिति में किसकी सत्ता मानी जाए। ऐसी कठिनाइयां इसलिए उठी कि कंपनी, जो दीवानी प्रांतों का प्रभावशाली शासक थी, उससे इस रूप में पार्लियामेंट द्वारा घोषित नहीं किया गया था। 2. सर्वोच्च परिषद द्वारा पारित विनियमों को कानून के रूप में कार्यान्वित करने से पहले उच्चतम न्यायालय में पंजीकरण कराना पड़ता था। न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण प्रशासन के संचालन में बाधा पड़ी और इस प्रकार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। 3. अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि मुकदमे की कार्यवाही करते समय कौन सा कानून लागू किया जाएगा। यहाँ तक कि भारतीयों द्वारा किए गए सभी अपराधों के संबंध में भी न्यायालयों में इंग्लैंड का कानून ही लागू किया जाता रहा। भारतीयों ने उसका विरोध किया। 4. प्रांतीय और दूसरे न्यायालयों को मान्यता नहीं दी गई थी। इन सभी दोषों से बहुत हानि हुई। ब्रिटिश सरकार ने संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट 1781 द्वारा इन कमियों को दूर किया। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों संबंधी सभी पत्राचार ब्रिटिश सरकार को उपलब्ध कराना था। व्यवहार में अप्रत्यक्ष नियंत्रण का कोई संतोषजनक फल नहीं हुआ। इसके लिए प्रोपराइटरों और डायरेक्टरों ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जो प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर न होकर व्यक्तिगत उद्देश्यों पर आधारित था। सन 1781 का संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट
इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में संशोधन किया गया। इसे राजस्व वसूली संबंधी कार्यवाही करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। काश्तकार, किसान और अन्य व्यक्ति जो राजस्व वसूली से संबंधित थे, वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते थे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति पर केवल कंपनी का कर्मचारी होने के नाते ही उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता लागू नहीं की जा सकती थी। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता कलकत्ता से सभी निवासियों पर लागू होती थी। उसे हिंदुओं के मामले में स्वीय विधियां, पर्सनल लॉ और मुस्लिमों के मामलों में कुरान के कानून को ध्यान में रखना पड़ता था। संशोधन अधिनियम ने गवर्नर जनरल और परिषद की अपीलों के अधिकारिता को मान्यता दी और उन्हें सभी दलीलों और अपील करने की अदालती सत्ता को माना, जैसा वे अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में अभी तक करते आए थे। सन 1784 से 1834 के बीच संवैधानिक परिवर्तन का सन 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। सन 1783 में डुंडराज में एक बिल पेश किया जो पास नहीं हो सका। उसी वर्ष फोक्स ने 2 बिल पेश किए, लेकिन उन्हें भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अस्वीकृत कर दिया। जब विलियम पिट शासन अध्यक्ष बना तो उसने भारत के संबंध में बिल पास कराने की ठान ली। पहले प्रयास में अल्पमत से पास नहीं हो सका। फिर दूसरे प्रयास में जब पिट का दल सत्ता में आ गया तब यह बिल पास हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट ने 6 आयुक्तों की एक समिति बनाई, जिसको नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। एक भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वित्त मंत्री ऑफ द एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसलर होते थे, जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और अपने पद पर तभी तक रहते थे जब तक वह चाहता था। मंडल की बैठक की अध्यक्षता भारत मंत्री करता था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री या वरिष्ठ आयुक्त करता था। नियंत्रण मंडल को भारत में कंपनी के मामलों में दीवानी, सैनिक व राजस्व संबंधी कार्यों का संचालन, निदेशन और नियंत्रण करने का अधिकार था। निदेशकों को कंपनी से संबंधित सभी पत्राचार की प्रतियों को मंडल के पास भेजना पड़ता था। सिविल सेना या राजस्व संबंधी आदेशों को मानने के लिए निदेशक बाध्य था। अधिनियम के अनुसार मंडल 3 निदेशकों की एक गोपनीय समिति के माध्यम से देश की किसी शक्ति के साथ युद्ध, शांति या राजनयिक समझौतों के गुप्त आदेश भारत को भेज सकता था। नियंत्रण मंडल के अनुमोदन से निदेशकों द्वारा लिए गए निर्णय में ना तो संशोधन कर सकते थे और ना ही उसे रद्द कर सकते थे। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। उनमें से एक कमांडर इन चीफ होता था। इस परिवर्तन से गवर्नर जनरल को बहुमत पाने में सहायता मिली, चाहे उसे एक ही पार्षद का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि उसके पास निर्णायक मत भी था। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा परिषद गवर्नर जनरल की आपातकाल से निपटने के लिए अतिरिक्त अधिकार भी मिल गए थे। उनको इंग्लैंड से प्राप्त उद्देश्यों का पालन करना पड़ता था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य भी कर सकते थे। साधारणतः युद्ध और शांति के मामलों में सपरिषद गवर्नर जनरल को निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता था। इस तरह पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए सम्राट का नियंत्रण कंपनी पर, सपरिषद गवर्नर जनरल पर और उच्च सरकार का अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण काफी बढ़ गया और सुस्पष्ट हो गया। खा सन 1786 का संशोधन अधिनियम। 1786 के संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल की परिषदों और गवर्नरों से संबंधित समस्याओं का समाधान हो गया। अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल या गवर्नर को असाधारण मामलों में कंपनी के हितों या ब्रिटिश भारत की सुरक्षा और शांति के लिए परिषद के निर्णयों की अवहेलना करने व अपने निर्णयों पर काम करने का अधिकार मिला। यदि गवर्नर जनरल या गवर्नर को बहुमत नामंजूर करने के लिए असामान्य स्थिति में अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था तो
संबंधित झगड़े वाले प्रश्नों पर दोनों पक्षों को अपनी अपनी वास्तविक स्थिति को लिखित रूप से प्रस्तुत करना पड़ता था। यदि गवर्नर जनरल या गवर्नर फिर भी बिना परिषद की सलाह के अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहता था, तो इस कार्यवाही को करने की पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से उसी की ही होती थी। केंद्रीय सचिवालय। 1784 में केंद्रीय सचिवालय की 3 मुख्य शाखाएं थीं, सामान्य राजस्व और व्यापारिक। बाद में 1793 में अदालती शाखा की स्थापना की गई। 1793 और 1834 के बीच केंद्रीय सचिवालय 4 शाखाओं की सहायता से अपना कार्य करता था। इनमें से सामान्य शाखा का सिविल अनुभाग सीधे सर्वोच्च मंडल के नियंत्रण में था, जिसमें सपरिषद गवर्नर जनरल शामिल होता था और यह विभिन्न विभागों में सरकार के मंत्रियों द्वारा नियंत्रित होता था। सरकार के सचिवों के विभाग। व्यापार के अधिक बढ़ जाने और युद्ध की अपेक्षाओं के कारण इन कमियों को दूर करने व कार्यकुशलता बढ़ाने और काम में तेजी लाने के लिए सामान्य विभाग का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ी। इसके अनुसार 2 विभागों की योजना बनाई गई। एक लोक विभाग जो व्यापार, नौवहन, राजस्व, लेखा और सार्वजनिक कार्यों को निपटान करेगा, और दूसरा गोपनीय विभाग जिसके जिम्मे सैनिक योजनाएं और सैनिक संक्रियाएं व देश की शक्तियों से संबंधित कार्यों का निपटान करना होगा। इन दोनों से संबंधित अलग अलग अभिलेख भी रखे जाते थे। इन दोनों विभागों का नियंत्रण मंत्री एक सहायक मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से रखा जाएगा। प्रत्येक विभाग से जुड़ा हुआ एक उप मंत्री होगा। लोक विभाग के लिए 8 सहायक और गोपनीय विभाग के लिए 7 सहायक होंगे। उनके विशिष्ट कार्य निर्धारित किए गए थे। फोर्ट विलियम के अध्यक्ष और परिषद ने इस योजना को स्वीकार कर इसे 1765 में लागू कर दिया। विदेश विभाग। भारत में विदेशी राष्ट्रों के मामले पहले गोपनीय विभाग के कार्यों में शामिल थे। अब उन्हें अलग करके विदेश विभाग के अंतर्गत कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1783 में हुई थी। इस विभाग को गोपनीय विभाग के मंत्री के अधीन कर दिया गया। सेना विभाग। सैनिक खर्चे, पद, पेंशन और सेना में संबंधित मामले पहले सरकार द्वारा उसके सामान्य या लोक विभाग में निपटाए जाते थे। 1776 में वारेन हेस्टिंग्स ने सुझाव दिया कि विभिन्न विभागों में फैले हुए सेना संबंधी मामलों को नए बने सैनिक विभाग के अंतर्गत रखना चाहिए। 1777 में ऐसा ही किया गया। राजस्व विभाग। जब गवर्नर जनरल ने 1765 में दीवानी प्रांतों पर कब्जा कर लिया, राजस्व वसूली का कार्य भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया, जो अंग्रेजों के एजेंटों के रूप में कार्य करते थे। यह अवस्था 1769 तक चलती रही, जब गवर्नर जनरल और परिषद ने सभी जिलों में राजस्व संबंधी स्रोत व प्रचलित व्यवस्था के दुरुपयोग पर रिपोर्ट देने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित होने के कारण वे अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाए और एक नई अवस्था बनाई गई। मुर्शिदाबाद और पटना में राजस्व की एक नियंत्रण समिति बननी थी, लेकिन इनमें तालमेल न हो पाया। इसलिए 1771 में कलकत्ता में राजस्व की एक नियंत्रण समिति बनी, जिसे राजस्व संबंधी मामलों की जांच, नियंत्रण व निर्देश देने की शक्ति दी गई। 1772 में कंपनी ने दीवान के रूप में आधार बनकर वह सारा राजस्व प्रशासन का कार्य अपने ही लोगों से कराने का निश्चय किया। इस प्रकार सर्किट कमेटी का गठन हुआ, जो राजस्व नियंत्रक समिति के साथ मिलकर काम करती थी। अंत में सन 1772 में विभिन्न समितियों के बदले कलकत्ता में एक राजस्व विभाग बनाने का निश्चय किया गया। इस विभाग में एक सचिव, एक सहायक मंत्री, एक उपमंत्री, एक फारसी भाषा का अनुवादक, एक महालेखाकार और अन्य बहुत से सहायक थे। 1781 में गठित राजस्व समिति, जो राजस्व, न्याय और पुलिस की देखभाल करती थी। 1775 में गठित आयुध मंडल, बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस, जो सैनिक गोदामों का प्रबंध करता था।
1774 में गठित व्यापार मंडल व्यापारिक लेन देन से संबंधित था। 1785 में इन्हें राजस्व मंडल, सैनिक मंडल और व्यापार मंडल में पुनर्गठन किया गया। 1786 में पुराना गोपनीय विभाग राजनीतिक विभाग के रूप में काम करता रहा। विदेश विभाग का नाम गोपनीय और विदेश विभाग हो गया। एक नया गोपनीय और सैनिक विभाग बना जिसमें एडवर्ड तीनों विभागों के मंत्री थे। 1786 में पुराने सैनिक विभाग का पुनर्गठन सैनिक निरीक्षण विभाग के रूप में हुआ, जो गोपनीय और सैनिक विभाग से अलग था। नाम में थोड़े से परिवर्तन अर्थात विभागों के नामों से केवल गोपनीय शब्द हटा देने व एक नए गोपनीय विभाग के सृजन द्वारा ये 1787 के बाद भी चलते रहे। 1785 से 1808 के बीच सचिवालय में हुए परिवर्तन। कॉर्नवालिस ने सचिवालय का पुनर्गठन किया। सार्वजनिक, गोपनीय और राजस्व विभागों के लिए महामंत्री सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति हुई, जबकि पहले की ही भांति प्रत्येक विभाग में एक उप सचिव बना रहा। इस विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग की स्वतंत्रता सुरक्षित रही, जबकि संयुक्त रूप से सभी विभाग महामंत्री के अधीन थे। कॉर्नवालिस ने एक अलग न्याय विभाग की भी स्थापना की, जिसकी कार्यवाही फौजदारी और दीवानी दो अलग नामों के अंतर्गत रखी जाती थी। वेलेज़ली ने सचिवालय का पुनर्गठन किया और उसने जो परिवर्तन किए वे स्थायी सिद्ध हुए। अब तक 4 प्रकार के विभाग थे। 1. गोपनीय राजनीतिक और विदेश विभाग। 2. राजस्व और न्याय विभाग। 3. सार्वजनिक विभाग जिसमें व्यापारिक शाखा भी आ जाती है। 4. सैनिक विभाग। इन विभागों में से प्रत्येक में एक उप सचिव था और सभी सेक्रेटरी जनरल के आदेशों के अधीन कार्य करते थे, जिसे सामान्यतः सरकार के सचिव के रूप में नामित किया जाता था। वित्तीय और उपनिवेश विभाग। वेलेज़ली की व्यवस्था से सचिवों को और अधिक जिम्मेदारियां दी गईं, जिससे उन्होंने स्वयं को एक असाधारण प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। जब मिंटो ने कार्यभार संभाला, उसने अपने निजी विचारों और सिद्धांतों की अपेक्षा अपने मंत्रियों पर ही निर्भर रहने व उनकी ही दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना पसंद किया। मिंटो ने वित्तीय और उपनिवेश कॉलोनियल 2 नए विभाग जोड़े। सन 1710 में सरकार का वित्तीय कार्य लोक विभाग से अलग करके एक अलग वित्तीय विभाग स्थापित किया गया। उपनिवेश विभाग का काम कंपनी के अंतर्गत मॉरीशस और जावा के मामलों की देखभाल करना था। सन 1815 में विभागों का पुनर्गठन। 1815 में गवर्नर जनरल की प्रस्तावित योजना के अनुरूप मंत्रालय के गठन में फिर से फेरबदल किया गया। यह 1813 में चार्टर एक्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप था, जिसमें कंपनी के क्षेत्रीय और व्यापारिक आय का अलग खाता रखने का आदेश दिया गया था। संचालक मंडल ने भी इसे अलग करने का आदेश दिया था। वह पार्लियामेंट और गृह प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार भी ऐसा करना अनिवार्य हो गया था। 4 गवर्नर जनरल के अधीन विभाग तथा अन्य सिविल विभाग। गवर्नर जनरल के कार्यालय में उसके निजी सचिव, उसके दुभाषिए और अनेक सहायक थे। निजी सचिव के मुख्य कर्तव्यों में से एक था दरबार प्रभारों की व्यवस्था करना, जो एक प्रकार का वजीफा था जो बंगाल के नवाब व अन्य लोगों को दिया जाता था। देश के विभिन्न भागों में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। दूसरे सिविल विभागों के साथ शामिल था खजाना विभाग, जो धन का लेन देन करता था, सरकार के राजस्व स्रोतों का प्रबंध करता था और उसके खर्च पर नियंत्रण भी रखता था। इसके अतिरिक्त वह लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, फारसी विभाग और एजेंसियां, जो लेखन सामग्री के एजेंटों, नील के एजेंट और यूरोप में जहाजों पर माल लदवाने वाले एजेंट आदि अलग अलग एजेंटों पर भी नियंत्रण करता था। पोस्ट ऑफिस, टकसाल, सर्जन, पादरी, मार्केट के क्लर्क और मृत्यु समीक्षक, कॉरोनर
भी सिविल विभाग के अंतर्गत आते थे। राजस्व प्रशासन सरकार की आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भू राजस्व था। वह राजस्व का निर्धारण करना सरकार के सबसे कठिन कार्यों में से एक था। का दीवानी की साम्राज्य की स्वीकृति 1770 में मुर्शिदाबाद और पटना में राजस्व नियंत्रण समितियां बनाई गईं। उनकी आज्ञा के बिना नवाब के लोग किसी भी नियुक्ति नहीं कर सकते थे। थोड़ा थोड़ा करके जो उपाय किए गए उनसे मूल समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसका संबंध शक्ति और जिम्मेदारी के अलग अलग होने से था। विशेषकर 1770 के अकाल ने जनता के कष्ट और बढ़ा दिए। खा राजस्व मंडल या राजस्व परिषद का गठन राजस्व वसूली कलेक्टरों के प्रतिबद्ध किए जाने पर सर्किट समिति कलकत्ते की राजस्व नियंत्रण समिति की अलग करने की पक्ष में थी। उसका नियंत्रण सर्वोच्च परिषद द्वारा किया जाना था। इसलिए 1772 में सर्किट समिति ने संपूर्ण सर्वोच्च परिषद को या राजस्व मंडल या परिषद बनाने का सुझाव दिया। पहली बार मंडल की 13 अक्टूबर 1772 को बैठक हुई, जब कलकत्ता की राजस्व समिति भी समाप्त कर दी गई। 1773 में सर्किट समिति भी समाप्त कर दी गई। जिला प्रशासन और जिला अधिकारी जिला अधिकारी के पद की नींव पर ही भारत में ब्रिटेन का शासन टिका हुआ था। प्राचीन समय से ही केंद्रीय सरकार के एजेंटों द्वारा जिले का प्रशासन हमारी प्रशासन व्यवस्था का एक मूल लक्षण था। मौर्य साम्राज्य अनेकों प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत जिलों में बटा हुआ था। गांव पर ग्राम समुदायों का शासन होता था। जिला अधिकारी प्रांतीय गवर्नर के प्रति और राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने जिले को एक अंग्रेज कलेक्टर के मातहत कर दिया। 2 वर्ष बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन 1781 में इसे फिर से शुरू किया गया। 1785 तक स्थानीय प्रशासन योजना में जिले ने एक केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। 1829 में कुछ जिले मिलाकर एक मंडल बनाया, जो राजस्व और सर्किट आयुक्त के अधीन रखा गया। इस आयुक्त की जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। इसके बाद जिले उपमंडल में बटे, जो उपमंडलीय अधिकारी के अधीन होते थे। 1786 में जिले को प्रशासन का आधार बना देने के बाद कलेक्टर ही राजस्व कलेक्टर, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का निर्वाह करता था। जिला अधिकारी कर निर्धारण और राजस्व वसूली करता था, सिविल और राजस्व मामले निपटाता था और जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। 1793 में सपरिषद के गवर्नर जनरल ने एक नया नियम लागू किया, जिसके अनुसार कलेक्टर अब राजस्व संबंधी मामलों का फैसला नहीं कर सकते थे। प्रत्येक जिले में 2 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर और जज मजिस्ट्रेट शांति बनाए रखने, पुलिस कार्य की देखरेख करने, चारों और डाकुओं की गिरफ्तारी करने, मजिस्ट्रेट की हैसियत से उनके मामलों की सुनवाई करने और एक सिविल जज की हैसियत से कार्य करने के लिए होते थे। 1831 में जिला अधिकारियों के कार्यों में और भी परिवर्तन हुए। अभी तक कलेक्टर राजस्व वसूली करता था, जबकि जज मजिस्ट्रेट सिविल जज के रूप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरे सामान्य और निम्न स्तर पर दंड न्याय का कार्य करता था। 1831 में सिविल अदालती कार्य एक दूसरे सिविल जज को सौंप दिए गए, जबकि जज मजिस्ट्रेट के शेष कार्य कलेक्टर के प्रतिबद्ध कर दिए गए। कलेक्टर अब जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के सारे काम करता था। राजस्व वसूली, निम्न स्तर पर न्याय करना व शांति और व्यवस्था बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी उठाता था। कलेक्टर के लिए यह बोझ बहुत ज्यादा था, विशेषकर इस कारण भी कि उसके पास एक सुव्यवस्थित पुलिस बल नहीं था, न ही उसकी मदद के लिए प्रशिक्षित सहायक थे। 1836 में अराजकता फैली हुई थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने जांच के लिए एक बर्ड समिति नियुक्त की, जिसका अध्यक्ष W. बर्ड था। 1839 और 1859 के बीच एक जिले में 3 अधिकारी होते थे: जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर और जिला जज।
1859 में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को एक कर दिया गया। इस तरह एक ही अधिकारी दोनों पद संभालने लगा। आगे चलकर अंग्रेजी का यह दृढ़ विश्वास हो गया कि जिला मजिस्ट्रेट स्वयं कानून तोड़ने वालों का सजा नहीं दे सकता, तो उसकी सत्ता का महत्व घटता है। दंड न्याय प्रशासन व कार्यपालिका प्रशासन दोनों उन्हीं के अधीन थे। पांचवा जो राजस्व प्रशासन है वो सरकार के कार्यों पर और राजस्व इकट्ठा करने के लिए है। जो छठा है वो भी राजस्व प्रशासन ही है, पर ये मतलब ब्रिटिश सरकार के पास जाता था उसके बारे में है। छठा, राजस्व प्रशासन। प्रारंभिक अवस्था में ब्रिटिश प्रशासन में बहुत से प्रांतीय राजस्व परिषदें होती थीं, जिनके ऊपर कलकत्ता का मंत्रालय होता था। ये प्रांतीय राजस्व परिषदें मंडल में बदल दी गईं, जो लगभग 140 वर्षों तक राजस्व वसूली और सामान्य प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। मंडल की अधिकारिता समस्त राजस्व प्रशासन, निर्धारण, वसूली और जनता से राजस्व वसूली तक चढ़ा दी गई। 1788 में कॉर्नवालिस ने राजस्व मंडल के संविधान में संशोधन किया। मंडल विचार विमर्श, अधीक्षण और नियंत्रण से संबद्ध था। 1790 में एक विनियम द्वारा मंडल को सभी राजस्व मामलों में सर्वेक्षण और अपील करने वाले न्यायालय का अधिकार भी दे दिया गया। उसी वर्ष सह-परिषद गवर्नर जनरल ने राजस्व मंडल को परिवर्तित करके प्रतिपाल्य अधिकरण कोर्ट ऑफ वार्डर्स बना दिया। इसका तात्पर्य था कि मंडल के अंतर्गत जायदाद संबंधी सभी मामले आ जाते थे, जिनका संबंध महिलाओं, नाबालिग, जड़ बुद्धि, विक्षिप्त और संदिग्ध चरित्र के लोगों से था। 1786 में राजस्व मंडल के इतिहास में दो मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला अधिकारिता संबंधी और दूसरा जो प्रयोजन मूलक हो। अधिकारिता के रूप में 1807 तक उसके नियंत्रण में भूभागों का विस्तार बहुत बड़ा यहाँ तक कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस व संतांतरित यह विजित प्रांत भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। इसके फलस्वरूप संतांतरित और विजित प्रांत में आयुक्त मंडल का गठन हुआ। यह प्रक्रिया 1831 तक चलती रही, जब दो जिला राजस्व मंडल बने, जिनमें स्थानीय कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए बहुत से राजस्व आयुक्त होते थे। तीसरा परिवर्तन था सरकार की मंडल के सदस्यों की संख्या कम करने या किसी एक व्यक्ति में समूचे मंडल की शक्ति या सत्ता सौंप देने की प्रवृत्ति का। यह कार्य संचालन में तेजी लाने और किफायत करने और प्रशिक्षित लोगों की कमी के कारण किया गया। 7. मंडल आयुक्तों की भूमिका। राजस्व मंडल की प्रादेशिक अधिकारिता अनियंत्रित थी, इसलिए 1822 में 3 राजस्व मंडल फिर भी बनाए गए। इन प्रांतों के लिए राजस्व मंडल या सदर बोर्ड, केंद्रीय प्रांतों के लिए राजस्व मंडल या केंद्रीय मंडल और पश्चिमी प्रांतों के लिए राजस्व मंडल या पश्चिमी मंडल। होल्ट मैकेंजी ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस समस्या का समाधान स्थानीय कमिश्नरों की नियुक्ति से ही हो सकता है। विलियम बर्थर्ड बेले ने इस व्यवस्था में यह सुझाव देकर सुधार किया कि इन राजस्व आयुक्तों को सर्किट न्यायालय व पुलिस सुपरिटेंडेंट के कर्तव्य और शक्तियां दी जाएं। 1 जनवरी 1829 को एक नई योजना बनाई गई। इस नए विनियम के अंतर्गत अंग्रेजों के स्वामित्व के समस्त भूमि को 20 मंडलों में बांटा जाना था, जिनमें दिल्ली क्षेत्र शामिल नहीं होना था, क्योंकि यह एक अलग आयुक्त के अधीन था और उसकी स्थिति का आधार अलग था। सपरिषद गवर्नर जनरल किसी भी जिले को एक मंडल से दूसरे मंडल के अधीन कर सकता था और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार आयुक्तों की संख्या बढ़ा या घटा सकता था। 8. दंड न्याय प्रशासन और पुलिस प्रशासन। मुगल राज की केंद्रीय शक्ति के समाप्त होते ही कानून और व्यवस्था तंत्र ठप हो गया था। इसके साथ ही जिम्मेदारों, किसानों और राजस्व के एजेंटों ने शासन को अपने कब्जे में कर लिया था। उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने
ऐसा करके अराजकता की स्थिति नहीं आने दी। हेस्टिंग्स ने 1772 की अपनी योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक एक दंड न्यायालय की और दंड अधिकारिता के लिए मुर्शिदाबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। कलेक्टर इन न्यायालयों का पर्यवेक्षण व उन पर नियंत्रण रखता था और उनकी न्यायिक प्रक्रिया पर अपनी नजर रखता था। 1881 में गवर्नर जनरल और परिषद ने फौजदार के पदों को समाप्त कर दिया और उनके कार्यों को कंपनी के प्रशंसविधाबद्ध अधिकारियों को सौंप दिए, जो पहले से ही दीवानी अदालत के न्यायालयों में जज के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट का पद नाम दे दिया गया। 1787 में निदेशकों के आदेश पर कॉर्नवालिस ने मजिस्ट्रेट और सिविल जज के कार्यों को कलेक्टर के पद में सम्मिलित कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने मजिस्ट्रेट वर्ग को कुछ प्राधिकार भी सौंप दिए, जिनका प्रयोग दंड न्यायालय स्वयं ही करते थे। उसने पहली बार इस्लामिक न्यायशास्त्र के विपरीत पुलिस और न्यायिक कार्यों को सामान्य योजना के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के कार्यों में शामिल कर दिया था। कॉर्नवालिस चाहता था कि मजिस्ट्रेट के अधिकार और अधिक कारगर व पूर्ण बनाए जाएं, लेकिन उसने दंड न्याय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया। वैसे भी यह अभी तक कंपनी के उत्तरदायित्व से बाहर के क्षेत्र थे। कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का यूरोपीयकरण करके उसे कार्यमूलक बना दिया था। वह विशेष रूप से दंड न्यायालयों के प्रशासन के मामले में भारतीय लोगों पर विश्वास और निष्ठा नहीं रखता था। इसलिए उसने 4 सर्किट न्यायालयों की स्थापना की। उन दंड न्यायालयों की स्थान पर जिनके प्रमुख दरोगा कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना के प्रत्येक मंडल में सर्किट न्यायालयों की स्थापना की गई। प्रत्येक सर्किट न्यायालय को कंपनी के प्रशंसविधाबद्ध 2 सिविल अधिकारियों के अधीन रखा गया था। उन अधिकारियों को सर्किट न्यायालयों के जजों का पद दिया गया। उनकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती जैसे विधि अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मजिस्ट्रेट का पुलिस कार्य पहले की तरह चलता रहा। वह अपराधियों और शांत व्यवस्था भंग करने वालों को सर्किट के जजों के समक्ष दंड के लिए पेश करता था। कॉर्नवालिस ने 1792 में पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय प्रस्तुत किए, जिनकी 3 विशेषताएं थीं। 1. भूस्वामी और किसान जो अभी तक अपने खर्च पर थानेदारों और चौकीदारों की नियुक्ति करते थे, उनके संपूर्ण पुलिस अधिकार छीन लिए गए थे। 2. जिलों के थानों या पुलिस अधिकारिता में बांट दिया गया और उन पर सरकार का एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे पुलिस दरोगा का नाम दिया गया। चौकीदारों की तरह ग्रामीण पुलिस और गांव के दूसरे लोग अपराधियों को पकड़ने और खुफिया कार्यों में पुलिस दरोगा की मदद करते थे। 1792 में कॉर्नवालिस ने जो पुलिस सुधार किए थे, उनका आधार प्रशासनिक और राजनीतिक था। प्रशासनिक दृष्टि से जिम्मेदारों के हाथों में पुलिस प्रशासन सिद्धांत रूप से सही नहीं था। वे बहुत अधिक शोषण करते थे, उनमें व्यक्तिगत बदले की भावना रहती थी। राजनीतिक दृष्टि से थानेदारी प्रथा खतरनाक थी, क्योंकि इससे छोटे स्तर पर स्थानीय प्रभाव बना रह सकता था, जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल था। कॉर्नवालिस की दरोगा प्रथा का नए परिवर्तन के रूप में स्वागत किया गया, जिसके कारण मजिस्ट्रेट वर्ग मजबूत बन गया था। 1793 के बाद अपराधियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। बंगाल डकैतियों के लिए मशहूर हो गया। ऊपरी प्रांतों में ठगों की संख्या बढ़ रही थी। इसके अतिरिक्त दूसरी बुराइयां भी बहुत अधिक फैल रही थीं। कॉर्नवालिस के पुलिस व्यवस्था असफल होने लगी थी, क्योंकि पुलिस का समाज से सीधा संबंध नहीं था। इसके साथ ही पहले जो भूमि पुलिस व्यवस्था के लिए जमींदारों को दी गई, उसको सरकार ने वापस ले लिया था, और जो भूमि चौकीदारों और जमींदारों के कर्मचारियों को उनके सेवाओं के बदले में दी गई थी, उस जमीन का भी पुनर्ग्रहण कर लिया गया था। इन समान कारणों से ये लोग भी पुलिस
दरोगा के विरुद्ध जमींदारों के साथ हो गए। इस तरह से मजिस्ट्रेट के अधीन पुलिस और जमींदार के अधीन ग्रामीण पुलिस, जिनका सीधा संबंध समाज से जुड़ा हुआ था, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई थी। पुलिस दरोगा अयोग्य और लापरवाह थे, लेकिन उनके पास व्यापक अधिकार थे। उनका वेतन कम था और वे घूसखोरी और भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। जज कार्यालय और मजिस्ट्रेट के कार्यालय को मिला देने से पुलिस प्रशासन पंगु हो गया था। 1793 और 1813 के बीच सुधारों के लिए कई उपाय किए गए थे। 1. जमींदारों से सहयोग प्राप्त करना। 2. वेतनभोगी पुलिस की कमी को दूर करना। 3. दंड प्रशासन का कार्य कुशलता व गतिशीलता प्रदान करना। 4. मुस्लिम दंड कानून और विचारण की सुव्यवस्थित प्रणाली को भी संशोधित करना। सिविल सेवा। वेलेज़ली ने अनुभव किया कि कंपनी के सिविल कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट, जज, राजदूत आदि के कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए इन कर्तव्यों के कुशल निष्पादन के लिए न केवल उनकी भाषाओं, कानूनों और लोगों के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, बल्कि उनको ब्रिटिश संविधान के विषय में और साथ ही नीति शास्त्र, सिविल न्याय शास्त्र, राष्ट्रों के कानूनों और सामान्य इतिहास की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। इन सब की पूर्ति के लिए वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बंगाल के सिविल कर्मचारियों की तरह बम्बई और मद्रास के सिविल कर्मचारियों को भी 3 वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। 3 वर्ष के कार्यक्रम में उदार शिक्षा, क्लासिकल और आधुनिक इतिहास व साहित्य, राष्ट्रों के कानून, नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसके पाठ्य विवरण में भारतीय भाषाओं, विभिन्न संस्थाओं और विनियमों को भी सम्मिलित किया गया था। इस कॉलेज ने सिविल कर्मचारियों की मानसिक और बौद्धिक शक्ति को जागृत किया और उनके मनोबल में भारी सुधार किया, लेकिन यह कॉलेज थोड़े समय ही रहा था। 7 वर्ष के बाद यह केवल भाषा विद्यालय के रूप में चलता रहा था। 1805 में इंग्लैंड में हैलेबरी कॉलेज की स्थापना की गई और इसी के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया। प्रशंस विधाबद्ध। सिविल सेवा के युवा रंगरूटों को हैलेबरी में 2 वर्ष बिताने पड़ते थे और अगले 50 वर्षों के लिए भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हैलेबरी कॉलेज से प्रशिक्षित होकर निकलते थे। वेलेज़ली ने अपने कॉलेज के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया था उसे हैलेबरी कॉलेज में भी अपनाया गया। युवा सिविल कर्मचारियों को विशेषज्ञों और निर्देशन में अपनी गणित और शास्त्र संबंधी शिक्षा जारी रखनी पड़ती थी। उन्हें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, न्याय शास्त्र के सिद्धांतों, भारतीय इतिहास के तत्वों और भारतीय विधि संहिताओं के मूल सिद्धांतों और विनियमों व भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन करना पड़ता था। 1837 में हैलेबरी कॉलेज में प्रारंभिक परीक्षा की व्यवस्था की गई, फिर भी इससे आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। वे लोग जो भारत में आते, उनकी क्षमता का स्तर कार्य के अनुरूप ही था। इसी बीच इंग्लैंड में प्रश्रय के विरोध में आवाज उठने लगी। 1833 से ही जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के अंतिम अवशेष भी समाप्त हो गए, तब नॉर्थकोट ट्रेवलियन रिपोर्ट 1854 में पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई। उनमें से मैकाले योग्यता प्रणाली को प्रोत्साहन देने का समर्थक था। यदि एक बार प्रतियोगिता की सिद्धांत को मान लिया जाता तो आवश्यक विनियम बनाने पड़ते। इसके लिए विशेषज्ञ निकाय नियुक्त किया गया। इसका अध्यक्ष मैकाले था। समिति ने सिफारिश की कि अभ्यर्थियों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परीक्षा उदार अध्ययन के विषयों में होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा के शुरू होने का अर्थ था हैलेबरी कॉलेज की समाप्ति। पहली प्रतियोगी परीक्षा सन 1855 में हुई। 1858 में ये परीक्षाएं ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की गईं। धन्यवाद।